नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो देश की दो शख्सियतों को सलाम करने के लिए है। वजह जानेंगे तो आप भी सलाम करेंगे। एक है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। दूसरे हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ राजकमल झा। कल ये दोनों शख्सियतें एक ही मंच पर मौजूद थी। मौका था इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से पत्रकारों को दिए जाने वाले रामनाथ गोयनका अवार्ड का। पत्रकारिता के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए इन दोनों ने अवार्ड समारोह के मंच से जो कुछ कहा है वो ऐसे दौर में कहा जाना जरूरी है, और जब देश के CJI कह रहे हैं तो उसे सुना जाना भी जरूरी है। आज का वीडियो मैं इन दोनों के नाम करते हुए जो कहने और बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिए। कुछ अतीत की बातें हैं, कुछ पुराने वीडियो भी हैं। राजकमल झा शायद देश के इकलौते ऐसे संपादक हैं जो PM मोदी की मौजूदगी में पत्रकारिता के गिरते स्तर पर ऐसी बात कह चुके हैं जो आज की तारीख में कोई दूसरा संपादक या मालिक कहने का जोखिम शायद नहीं मोल ले पाए। मोदी अगर किसी मीडिया संस्थान के मंच पर होते हैं तो उनकी शान में कैसे कसीदे पढ़े जाते हैं आपने देखा ही होगा। मोदी के सामने किसी मीडिया घराने के मुखिया, मालिक या संपादक कैसे अपनी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हुए खड़े होकर भी लेटे दिखने लगते हैं, या आपने हाल में कई मौकों पर शायद देखा होगा। लेकिन राजकमल झा जब उन्हीं मोदी के साथ मंच पर होते हैं तो क्या कह जाते हैं कि मोदी भी मन ही मन तिल मिलाकर रह जाते होंगे। ये मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं वीडियो में, जो सब कुछ दर्ज है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो कल भी इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में मोदी सरकार के मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों की मौजूदगी में राजकमल झा ने फ्रीडम ऑफ स्पीच और पत्रकारों की हालत पर जो कुछ कहा, जो सवाल उठाए, वो काबिले गौर है। जब राजकमल झा मंच से बोल रहे थे तब विपक्षी दलों के नेता के साथ साथ पूरा हॉल तालियां बजा रहा था, और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेताओं के चेहरों पर नाखुशी और असहजता साफ दिख रही थी। आगे पूरी बात बताऊंगा, लेकिन पहले एक सलाम राजकमल झा के नाम। इसी तरह से जस्टिस चंद्रचूड़ देश के ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिनके फैसलों से, जिनकी बातों से, अदालत में जिनकी टिप्पणियों से एक उम्मीद जगती है। जब तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी की सत्ता के सामने सरेंडर करने के आरोप लग रहे हैं, मीडिया पर तमाम तरह के दबाव में होने के आरोप लग रहे हैं, मोदी की सत्ता के सामने चाटुकार बनने के आरोप लग रहे हैं, तब जस्टिस चंद्रचूड़ फ्री प्रेस की वकालत करते हुए जो कहते हैं उससे रोशनी की किरण दिखती है। हाल के दिनों में उनके कुछ फैसले इस बात की तस्दीक करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से नाउम्मीद होने की अभी जरूरत नहीं है। 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो अपने फैसलों की वजह से कई बार सरकार की आंखों की किरकिरी बनते साफ दिखने लगते हैं। ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद अनुकंपा के आधार पर राज्यसभा की कुर्सी पाकर आलोचनाओं के शिकार हो चुके हैं, सरकार के मनमाफिक फैसले में शामिल कोई जज रिटायर होते ही राज्यपाल की कुर्सी पा चुका हो, तब जस्टिस चंद्रचूड़ अगर अपने फैसलों और अपनी टिप्पणियों की वजह से हिंदुत्ववादी ब्रिगेड के निशाने पर आकर बुरी तरह से ट्रोल होने लगते हैं, सत्ता पोषित IT सेल के गुर्गों की तरफ से उनके खिलाफ तमाम तरह के हैशटैग चलने लगते हैं, हजारों ट्वीट्स होने लगते हैं, तब जस्टिस चंद्रचूड़ दूसरे कई जजों से अलग दिखने लगते हैं। तो तमाम तरह की नाउम्मीदियों के बीच इस दौर में इन्हें भी सलाम तो बनता ही है। सलाम करने की वजह आगे बताऊंगा थोड़े विस्तार से, लेकिन अब आते हैं बुधवार की शाम इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक रामनाथ गोयनका के नाम पर बेहतरीन काम करने वाले पत्रकारों को मिलने वाले अवार्ड में जो कुछ हुआ उस पर। फिर आपको आगे दिखाऊंगा वो वीडियो जिसमें PM मोदी की मौजूदगी में राजकमल झा ने एक मुख्यमंत्री और एक रिपोर्टर के रिश्तों की कहानी सुनाते हुए कुछ ऐसी बात कह दी थी कि PM मोदी असहज या थोड़े उखड़े हुए से दिखे थे।
या उन्हें अच्छा नहीं लगा था। पहले आप कल के उस वीडियो का हिस्सा देखिए जो ट्विटर पर लगातार वायरल हो रहा है। राजकमल झा इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ की बात पर तालियां बजाते विपक्षी सांसद और नेता आपको इस वीडियो में दिखेंगे और खींचे हुए बीजेपी के मंत्री और पूर्व मंत्री दिखेंगे। आप गौर से देखिए। We have had the privilege of the presence of the Honorable Chief Justice, and there is absolutely nothing in sealed cover. Derek O'Brien, wonderful to have you here. Thank you. This is a vote of thanks, but in the times we live in, I want to say that there'll be no vote. There'll be just thanks here. First and foremost, thank you, Chief Justice Chandrachud. Your vision for a free media and your notes of caution affirm our faith that the Supreme Court will remain, to borrow a metaphor you used in your recent speech, the North Star. The court has kept pushing back at the state to expand our freedoms. That's why when the lights dim, when a reporter is arrested under a law meant for terrorists, when another is arrested for asking a question, when a university teacher is picked up for sharing a cartoon, a college student for a speech, a film star for a comment, or when a rejoinder to a story comes in the form of a police FIR, we turn to the North Star for its guiding light. हर साल देश के चुनिंदा पत्रकारों को मिलने वाले गोयनका अवार्ड दिए जाने के मौके पर राजकमल झा ने जैसे ही चीफ जस्टिस का स्वागत करते हुए कहा कि यहां सील्ड कवर में कुछ नहीं, पूरे हॉल तालियां बजने लगी। विपक्षी दलों से जुड़े मनीष तिवारी, संजय सिंह, डेरेक ओब्रायन जोरदार ठहाके लगाते हुए तालियां बजाते हुए आपको दिख रहे होंगे। लेकिन रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर को समझ में नहीं आया कि हंसे या झेपें, क्योंकि इशारा तो उनकी सरकार के सीलबंद लिफाफे पर जस्टिस चंद्रचूड़ की नाराजगी की तरफ था। सील्ड कवर का जिक्र क्यों किया गया राजकमल झा की तरफ से, यह आप शायद समझ चुके होंगे। अभी 2-3 दिन पहले ही चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने वन रैंक वन पेंशन भुगतान मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सील कवर में सौंपे गए दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था। सीजेआई ने कहा था कि मैं व्यक्तिगत तौर पर सील कवर के खिलाफ हूं, सीलबंद लिफाफे में जो सरकार की तरफ से जानकारियां दी जाती है उसके खिलाफ। अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि ओआरओपी के मामले में सील कवर लिफाफे की क्या जरूरत है, इसमें क्या ऐसा गोपनीय है, यह तो आदेशों के अनुपालन के बारे में है। हमें सुप्रीम कोर्ट में इस सील कवर की प्रथा को खत्म करना होगा। यह मूल रूप से निष्पक्ष न्याय की बुनियादी प्रक्रिया के खिलाफ है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब कहा, सरकार की असहजता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सौंपे जाने वाले सीलबंद लिफाफे पर जस्टिस चंद्रचूड़ की इस नाराजगी के बाद सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। इशारों में राजकमल झा ने चंद्रचूड़ के रुख का जिक्र करते हुए आगे जो कहा वो भी बहुत आम है, लेकिन उसके आगे जस्टिस ने कहा वो भी बहुत आम है। राजकमल झा ने कहा, जब एक रिपोर्टर ऐसे कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है जो आतंकवादियों के लिए बना है, जब कोई दूसरा रिपोर्टर सवाल पूछने के बदले गिरफ्तार होता है, जब किसी यूनिवर्सिटी का टीचर एक कार्टून को शेयर करने के बाद गिरफ्तार हो जाता है, एक कॉलेज स्टूडेंट अपनी स्पीच के वजह से पुलिस के शिकंजे में होता है या होती है, एक फिल्म स्टार एक कमेंट की वजह से गिरफ्तार होता है। यह सब जिक्र करते हुए राजकमल झा ने जब अपनी बात कही तो हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बीजेपी नेताओं की छेप साफ दिख रही थी। जाहिर है राजकमल झा ने चंद शब्दों में आज के देश में असहमत आवाजों के प्रति जो माहौल है, सरकार का जो रवैया और तरीका है,
उसका जिक्र कर दिया था। सबको पता है कि कैसे केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को हाथरस कांड की रिपोर्टिंग करते वक्त यूपी में गिरफ्तार करके यूएपीए जैसी धाराएं लगाकर महीनों तक जेल में ठूस दिया गया। करीब 2.25 साल बाद कप्पन जेल से जमानत पर छूटकर बाहर निकल पाए। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को मुकदमों में फंसाकर दिल्ली से यूपी तक 1 महीने तक जेल का चक्कर लगवाया गया। मुश्किल से जुबैर को जमानत मिल पाई। अभी कर्नाटक में वहां भी बीजेपी सरकार है। एक फिल्म कलाकार चेतन कुमार की गिरफ्तारी हुई है। चेतन ने हिंदुत्व को लेकर कोई कमेंट कर दिया था, बदले में उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। राजकमल झा ने ममता बनर्जी के राज में एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया, नाम नहीं लिया, लेकिन उनके जिक्र में बात वही थी। राजकमल झा के बाद जब बारी जस्टिस चंद्रचूड़ की आई तो उन्होंने भी कई अहम बातें कही, उसको भी सुनिए। और इसके बाद आगे वो वीडियो जब मोदी की मौजूदगी में राजकमल झा ने ऐसी बात कही थी जो कहने की हिम्मत शायद कोई दूसरा संपादक न कर पाए, आज तक तो कम से कम नहीं कर पाया। वो आगे दिखाऊंगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में लोकतंत्र बने रहने के लिए प्रेस की आजादी जरूरी है। उनका वीडियो है, छोटा सा ये टुकड़ा आप देख रहे हैं। Commonly known, speak truth to power. The vibrancy of any democracy is compromised when the press is prevented from doing exactly this. The press must remain free if a country is to remain a democracy. Commonly known, speak truth to power. The vibrancy of any democracy is मंच compromised. से सीजेआई ने जो कहा उसका हिंदी अनुवाद बीबीसी के हवाले से बता रहा हूं। और आज के दौर में यह कहा जाना सीजेआई की तरफ से अहम है, यह बार बार मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं सलाम करता हूं। सीजेआई ने कहा, चीफ जस्टिस ने कि अलग अलग विचारों का सम्मान करने की जरूरत है, असहमतियां बढ़कर कभी नफरत में नहीं बदलनी चाहिए और इस नफरत को हिंसा के रूप में तब्दील होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में यही हो रहा है। असहमत आवाजों को एंटी नेशनल, देश विरोधी यही कहा जाता है और क्या स्थिति पैदा हो रही है आप सब जानते हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारे देश में, जो वीडियो में आपने सुना भी होगा, हमारे देश में दुनिया भर के कई पत्रकार कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करते हैं, लेकिन वो किसी भी विपत्ति और विरोध के सामने डटे रहते हैं। ये वो गुण है जिसे खोना नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, असहमति की आवाजों की कद्र करने के कई बयान उनके पहले हैं। तो उन्होंने कहा, नागरिक के तौर पर संभव है हम किसी पत्रकार के रुख या उसके दिए निष्कर्षों से सहमत ना हो। मैं भी कई दफा बहुत से पत्रकारों से असहमत होता हूं। आखिरकार हम में से कौन ऐसा है जो सबकी बातों से सहमत होगा, लेकिन असहमति नफरत में नहीं बदलनी चाहिए और इसे हिंसा का रूप नहीं लेने देना चाहिए। लेकिन इस देश में ऐसा बहुत कुछ हुआ है और हो रहा है। उन्होंने प्रेस, लोकतंत्र के लिए प्रेस की आज़ादी की अहमियत का जिक्र करते हुआ कहा, एक राज्य की संकल्पना में मीडिया चौथा स्तंभ है और एक लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में हमेशा पत्रकारिता को ऐसे संस्थान के तौर पर बढ़ावा देना चाहिए जो सत्ता से कठिन सवाल कर सके। सत्ता से कठिन सवाल कर सके। सत्ता किसकी है? 9 साल हो गए प्रधानमंत्री मोदी की। ये सरकार के लोग क्या चाहते हैं? सवाल सारे विपक्ष से करिए, राहुल गांधी से, अखिलेश यादव से या और लोगों से करिए, मोदी जी से कोई सवाल मत करिए। और पूरा मीडिया या मीडिया का बड़ा तंत्र लगातार कवर फायर, जो कहते हैं ना, कवर फायर देते हुए सरकार के लिए विपक्ष को हमेशा निशाने पर रखता है। सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत न किसी मालिक को है न संपादक को है, बहुत कम बच गए। और यह स्थिति मोदी राज में चाहे मजबूर करके, चाहे डरा कर, चाहे डर कर, चाहे चमचागिरी करके, चाहे चापलूसी करके, चाहे जिस भी वजह से यह पैदा हुई, हमसे बेहतर आप जानते हैं। तो जस्टिस ने कहा, सीजेआई ने, कि सत्ता से हमेशा पत्रकारिता को ऐसे संस्थान के तौर पर बढ़ावा देना चाहिए जो सत्ता से कठिन सवाल कर सके। जब प्रेस को ठीक ऐसा करने से रोका जाता है तो किसी भी लोकतंत्र की जीवंतता से समझौता किया जाता है। अगर किसी देश को लोकतंत्र बने रहना है तो प्रेस को आजाद रहना चाहिए। बहुत वाजिब बात कही है और चीफ जस्टिस ने कही है। तो हम ये उम्मीद भी करेंगे माय लॉर्ड आपसे कि जब ऐसे मामलों में किसी पत्रकार के खिलाफ कई राज्यों में मुकदमा हो जाए
किसी पत्रकार की गिरफ्तारी किसी फर्जी तरीके से हो जाए, या किसी पत्रकार की खबर पर उसे गिरफ्तार करने की साजिशें की जाए, जो विनोद दुआ जैसे पत्रकारों के मामले में हुआ, बहुत सारे पत्रकारों के मामले में हुआ, जिसका जिक्र आपने भी किया, सिद्दीक कप्पन का, राजकमल झा ने भी किया, सिद्दीक कप्पन का। तो फिर माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामलों में संविधान कानून के कस्टोडियन होने के तौर पर सुप्रीम कोर्ट कम से कम रियायत बरते और देखे कि क्या यह असहमत आवाज़ों को दबाने का तरीका तो नहीं है, जो मोहम्मद जुबैर के साथ हुआ, जो और कई लोगों के साथ हुआ, जिसका जिक्र राजकमल झा ने किया। उसमें उन्होंने कहा सीजेआई ने कि जिम्मेदार पत्रकारिता सच का प्रकाश स्तंभ है जो हमें बेहतर कल की ओर ले जा सकता है। ये वो इंजन है जो सच, न्याय और समानता पर आधारित लोकतंत्र को आगे ले जाता है। हम डिजिटल युग में जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उसमें पत्रकारों के लिए रिपोर्टिंग करते समय सटीक, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के मानकों को बनाए रखना जरूरी है। उसके बाद और भी कुछ बातें कही, लेकिन पत्रकारिता को लेकर खास बात यही कही जो मैं मानता हूं कि कहना भी है, बहुत अहम है जो उन्होंने कहा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट को आगे आने वाले सालों में देखना भी होगा कि अगर कहीं नाइंसाफ़ी होती है, किसी पत्रकार को फंसाने की साजिशें होती है सत्ता की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी इसी तरह से होना चाहिए कि गौर करे कि कहीं ये किसी साजिश या किसी बड़े डिजाइन के तहत किसी पत्रकार को फंसाया तो नहीं गया है। बहरहाल, जस्टिस चंद्रचूड़ को सलाम करने की बात मैंने क्यों की आगे, क्योंकि वो लगातार ऐसी बातें करते रहे और इसलिए उम्मीद जगती है जो मैंने कहा। लेकिन एक बार मैं राजकमल झा के उस वीडियो का जिक्र जरूर करूंगा और जिसका दिखाना चाहूंगा, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। राजकमल झा जब मोदी के साथ मंच पर थे, ये वीडियो तब का है 2016 का, मोदी के प्रधानमंत्री बने 2 साल हुए थे। मौका तब भी रामनाथ गोयनका अवार्ड समारोह का था। मोदी जी की मौजूदगी में राजकमल झा ने जो कहा, पहले मैं चाहता हूं छोटा सा वो वीडियो आप सुनिए, देखिए, समझ आप जाएंगे, लेकिन उसका कुछ हिस्सा मैं बाद में बता दूंगा और फिर आगे क्यों मैंने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ को भी सलाम करने की जरूरत है, क्या कुछ उन्होंने किया। लेकिन पहले ही सुनिए राजकमल झा। You also said a few wonderful things about journalists, which makes us a little nervous. You may not find it in Wikipedia, but Sri Ramnath Goenka, and it's a fact, and I can say that as the editor of the Indian Express, he did sack a journalist when he heard that the chief minister of a state told him that आपका reporter बहुत अच्छा काम कर रहा है. That's very, very important, especially in an age, and I turned 50 this year, so I can say that, when we have a generation of journalists who are growing up in an age of retweets and likes, and they do not know that criticism from a government is a badge of honor. So just as they do in smoking scenes in cinema, I think we should have a ticker tape running whenever we hear praise of a journalist, that criticism from a government is wonderful news for journalism. I think that's very, very important. सोच सकते हैं आप कि कोई मालिक और संपादक मोदी मंच पर बैठे हों और इस तरह से मोदी को आईना दिखा रहा हो, एक तरह से इशारों में एक कहानी सुनाकर। राजकमल झा ने कहा, जो उसका हिंदी तर्जुमा यही है कि शायद आपको विकिपीडिया से ये नहीं पता चलेगा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर होने के नाते मैं रामनाथ गोयनका के बारे में बता सकता हूँ। और रामनाथ गोयनका फाउंडर थे एक्सप्रेस के। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस के तेवर की वजह से इंडियन एक्सप्रेस ने जिस ढंग से उस दौर में लड़ाई लड़ी, अभिव्यक्ति की आज़ादी से लेकर लोकतंत्र के पक्ष में, इसलिए इंडियन एक्सप्रेस को याद किया जाता है। उसके ही मालिक फाउंडर रामनाथ गोयनका थे। उन्हीं का जिक्र करते हुए कहा कि रामनाथ गोयनका के बारे में बता सकता हूं कि गोयनका जी ने एक रिपोर्टर को तब बर्खास्त कर दिया था जब एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि तुम्हारा ये रिपोर्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जैसे ही राजकमल झा ने ये कहा, पूरे हॉल में तालियों की गूंज सुनाई दी, लेकिन सामने बैठे थे तब
मोदी सरकार, चूंकि पहला दौर था 2014 से 19, प्रकाश जावड़ेकर मोदी सरकार के मंत्री, रविशंकर प्रसाद अभी मंत्री नहीं, रविशंकर प्रसाद, दोनों सामने बैठे थे, तालियां भी नहीं बजाई। उनके चेहरे के हाव भाव स्क्रीन पर आप देखेंगे, ऐसे सांप सूंघ गया हो जैसे, और बाकी लोग तालियां बजा रहे थे और खुद मोदी असहज थे। पता नहीं क्या बोल रहे हैं राजकमल झा, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी जाने गए और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें सीधे उनसे कोई सवाल पूछे, उनकी सरकार की आलोचना करे, उनकी सरकार की नीतियों की आलोचना करे, उन्हें ऐसे पत्रकार पसंद नहीं है। उन्हें सिर्फ चाटुकार पसंद हैं और तमाम देश के चाटुकारों को मोदी फॉलो करते हैं और तमाम देश के चाटुकार, संपादक और पत्रकार मोदी जी के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, मोदी जी के लिए गलीचे बिछाते हैं, चापलूसी के हर रोज रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो राजकमल झा कह रहे हैं मोदी की मौजूदगी में कि पत्रकार वो होता है जिसे सत्ता नापसंद करे, और एक तरह से उन्होंने साफ साफ कहा कि पत्रकारों की बहुत बड़ी पौध ऐसे दौर में बड़ी हो रही है, जिसका हिंदी तर्जुमा है ऐसे दौर में जो रीट्वीट और लाइक का दौर है, जो नहीं जानते कि सरकार से पत्रकारिता का क्रिटिसिज्म हमारे लिए सबसे बड़ा तमगा है। और फिर जब वो कह रहे थे तो प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद, तब के मंत्री, हाथ बांधे ऐसे बैठे थे, बगल में शशि थरूर तालियां बजा रहे थे और मंत्री जी ऐसे बैठे थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो ये राजकमल झा हैं। और इंडियन एक्सप्रेस की बात करेंगे तो बीते कुछ सालों में, उसके पहले तो था तेवर, लेकिन बीते कुछ सालों में भी कई ऐसी बड़ी स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस ने की है जो कोई और अखबार नहीं करता है। कभी कभी हिंदू भी करता है, लेकिन एक्सप्रेस के तेवर अलग है। हालांकि फिर भी मैं कहूंगा एक्सप्रेस के तेवर में भी कभी कभी लगता है क्या सहम जाता है क्या इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन दर्जनों ऐसे संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस ने लिखे हैं सरकार की नीतियों पर, बुलडोजर एक्शन पर, योगी सरकार पर, मोदी सरकार के फैसलों पर, और तो और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भी कई ऐसी स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस ने की है जो काबिले तारीफ है। और उसके संपादक हैं राजकमल झा, जो अपनी शैली की वजह से, जिस तरह से प्लेसमेंट होता है खबरों का उसकी वजह से, जिस तरह से अखबार की मुख्य खबर की हेडलाइन होता है उसकी वजह से, जिस तरह से खोजी रिपोर्ट्स इंडियन एक्सप्रेस में छपती है उसको प्रमोट करने की वजह से राजकमल झा की अलग पहचान है। हालांकि साहित्यिक तौर पर भी उनकी एक शख्सियत है। लेकिन राजकमल झा जैसे संपादक अगर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में मंच पर यह कह सकते हैं और वहां उनके अखबार के मालिक विवेक गोयनका भी बैठे हों, तो समझ लीजिए कि अगर इस तरह से संपादक और मालिक इस तरह से प्रधानमंत्री को आईना दिखाने की हिम्मत कर पाए तो शायद स्थितियां बदलेगी। लेकिन यह हिम्मत करना आसान नहीं होता, इसके कई जोखिम, कई खतरे भी होते हैं। वापस लौटते हैं। ये तो आपने देख लिया, और हाल में आपने कई कॉन्क्लेव देखे होंगे, कई कार्यक्रम देखे होंगे, संपादक और मालिक कैसे मोदी जी के सामने बिछ जाते हैं। उनकी चले और ये लगे कि इससे बहुत आलोचना नहीं होगी तो पादुका पूजन भी मंच पे ही कर सकते हैं। बहरहाल वापस लौटते हैं चंद्रचूड़ पर। जस्टिस चंद्रचूड़ के कई बयान और कई फैसले। हाल का मामला सुप्रीम कोर्ट का, जिसका जिक्र उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा कि एक जज के रूप में 23 सालों के करियर में मुझे किसी ने नहीं बताया कि किस केस का फैसला कैसे देना है। और उन्होंने ये भी कहा किरण रिजिजू चूंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट पर कॉलेजियम सिस्टम को लेकर हमले कर रहे हैं और बहुत बिलो द बेल्ट बयान कई बार देते हैं जो एक कानून मंत्री को सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को उसकी हैसियत, उसकी लक्ष्मण रेखा, उसका दायरा बताते हैं, उसका भी सवाल जब पूछा गया था तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था मैं कानून मंत्री के साथ मुद्दों में उलझना नहीं चाहता हूं, हमारी धारणाओं में अंतर है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं है, ये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में आया फैसला इस बात का सबूत है कि न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन इससे इतर जस्टिस चंद्रचूड़ के कई फैसले और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर कही गई उनकी बातें, चाहे सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो, वो बहुत अहम है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने गुजरात में 2020 में, हालांकि वो कई भाषणों में ऐसा कह चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था सवाल करने की गुंजाइश को खत्म करना और असहमति को दबाना पूरी तरह से प्रगति, राजनीतिक, आर्थिक,
सांस्कृतिक सामाजिक बुनियाद को नष्ट करता है। इस मायने में असहमति डेमोक्रेसी का सेफ्टी वॉल्व है। अगर आप असहमति को अनुमति नहीं देंगे तो डेमोक्रेसी का प्रेशर वॉल्व फट जाएगा। और यह हेडलाइन में कई बार छपा है जब भी उन्होंने कहा असहमत रहने वालों पर राष्ट्र विरोधी या लोकतंत्र विरोधी होने का लेबल लगाना हमारे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता और लोकतंत्र की तरक्की की मूल भावना पर हमला है। उन्होंने ये भी कहा असहमति पर अंकुश के लिए सरकारी मशीनरी को लगाना डर की भावना पैदा करता है। असहमति को राष्ट्र विरोधी कहना लोकतंत्र पर हमला है। ये गुजरात में उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में कहा था 2020 में, लेकिन कई बार उन्होंने ऐसी बातें कही है। भीमा कोरेगांव के मामले में भी, फैसले में भी उन्होंने कहा था कि विरोध के नाम पर विपक्ष की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई संदेहास्पद थी, लेकिन विरोध की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। ये भी कहा हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट तारीख वाली अदालत बने। ऐसे बहुत मौक़ों पर उन्होंने कहा है। और ताज़ा बिल्किस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाँ, बल्कि जस्टिस चंद्रचूड़ की हाल में अभी जब महाराष्ट्र के मामलों पर सुनवाई के दौरान उन्होंने राज्यपाल के फैसलों को लेकर बहुत खिंचाई की, राज्यपाल के तरीकों को लेकर बहुत तल्ख टिप्पणियां की, तब जस्टिस चंद्रचूड़ की ट्रोलिंग ऐसी हुई कि कई हैशटैग चलाए गए और सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर या सुप्रीम कोर्ट को लेकर इस तरह से टारगेट करने का सिलसिला बीते कुछ सालों में हुआ है सोशल मीडिया पर। और उस दिन सीजेआई निशाने पर थे जब उन्होंने ये सवाल उठा दिया था कि 3 साल से अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी या शिवसेना सब एक साथ थे, अच्छा चल रहा था, तो रातों रात ऐसा क्या हो गया। और उसके बाद राज्यपाल ने बागी विधायकों को किस तरह से अचानक, जिस तरह से उन्हें फ्लोर पर बहुमत साबित करने का मौका देने की कोशिश की, दिया, या राज्यपाल की भूमिका को लेकर सवाल उठाए, उस समय भी वो निशाने पर है। अभी आज ही अखबार में खबर छपी है बिल्किस बानो को लेकर। आपको पता होगा कि बिल्किस के साथ नाइंसाफ़ी हुई, गैंगरेप हुआ, बिल्किस के बच्चे को मार डाला गया, बिल्किस की माँ और उनके साथ और जो उनकी लड़कियां थी जो भाग रही थी दंगों के दौरान जान बचाने के लिए, उनके साथ गैंगरेप हुआ। 11 लोगों का कत्ल कर दिया गया, जिसमें बिल्किस की माँ और रिश्तेदार भी थे। उस बिल्किस के गुनाहगारों को सजा माफी नीति के तहत गुजरात की जेल से रिहा किया गया था। और उसके बाद बिल्किस और बिल्किस का पति लगातार ये कोशिश कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि उसे इंसाफ मिले। जिसने उसके साथ गैंगरेप किया, जिन लोगों ने, जो लोग 11 लोगों को के कातिल हैं, उसे सिर्फ 14 साल जेल में गुजार कर एक मियाद पूरी होने के बाद सजा माफी नीति के तहत कैसे छोड़ा जा सकता है। उस सजा माफी नीति पर भी सवाल उठे थे कि गुजरात सरकार ने एक तरह से अरेंज किया उस नीति का फायदा उठाकर कि वो लोग निकल जाएं चुनाव के पहले जो दरअसल बीजेपी के समर्थक थे, वीएचपी से जुड़े थे और पक्के तौर पर कट्टर हिंदुत्ववादी थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कहा है, बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि उस सजा माफी नीति के बाद जो छूटे हैं उस पर पुनर्विचार हो, उस पर बात हो। तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने अभी कहा है कि हम विशेष बेंच का गठन किया जाना है। मैं रजिस्ट्रार से जस्टिस रस्तोगी से पूछने और तारीख लेने के लिए कहूँगा। और अब एक दरवाज़ा खुला है कि सुप्रीम कोर्ट में अब बिल्किस बानो के गुनाहगारों की फाइल फिर से खुलेगी। और बहुत सारे फैसले हैं, लेकिन उस पर विस्तार से नहीं जाता हूँ। लेकिन जब ट्रोलिंग उनकी हुई थी तब बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी भी लिखी थी कि सीजेआई को कैसे निशाना बनाया जा रहा है महाराष्ट्र के मुद्दे पर, जो सीजेआई ने कहा उसके बाद। तो फिलहाल ये वीडियो हो रहा है लंबा, इसको ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि राजकमल झा जैसे एडिटर, जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट और आप जैसे बहुत सारे लाखों करोड़ों दर्शक नागरिक इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाए रखने के लिए, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, नागरिक अधिकार को बचाए रखने के लिए जद्दोजहद तो करते रहेंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अगर मुमकिन हो तो ज्वाइन करें। नमस्कार।